हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी एमपीपीएससी मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर की रेगुलर बेसिस पे आपको प्रिपरेशन करवा रहे हैं। एक बैच में 30 टेस्ट करवाए हैं, उसी के बाद कंटिन्यू करते हुए ये जो नया शुरू किया है इसमें 3 टेस्ट ऑलरेडी हो चुके हैं। टेस्ट नंबर 4 अभी डिस्कस करेंगे हम। जिन साथियों ने ज्वाइन नहीं किया है अभी तक, जो सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। आप कोर्स ज्वाइन कर लीजिएगा। उसके लिए वेबसाइट विजिट कर सकते हैं myupsc.in या इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। वैसे आपको लिंक कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। इसके बाद फिर आपको कोई नोट्स, कोई बुक एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप वीडियो देखिए, वीडियो देखने के बाद उसका डिटेल सॉल्यूशन पीडीएफ पढ़िए और उसके बाद में जो प्रैक्टिस टेस्ट है वो अटेम्प्ट कीजिए। अगर नोट्स पढ़ना चाहते हैं तो आपको आपके सिलेबस के कंप्लीट नोट्स भी प्रोवाइड करवाते हैं। वो बहुत ज्यादा लेंथी नहीं, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो बेस्ट है वो पॉसिबल आपको प्रोवाइड करवाया जाता है। और इसके अलावा फिर आपको कुछ और प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है, कुछ और नहीं पढ़ना पड़ेगा, ये सफिशियंट रहता है। अगर आप थ्रोली टेस्ट सीरीज फॉलो करते हैं तो फिर आपको इजीली यहां से आप 40 प्लस, मिनिमम है 40 प्लस, इससे ज्यादा ही आप स्कोर करेंगे। लेट्स बिगिन। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है। मध्य प्रदेश के गठन से पहले 19वीं शताब्दी में सेंट्रल प्रोविंस के निमाड़ जिले को प्रशासनिक रूप से किन 2 उप विभागों में विभाजित किया गया था? देखिए, जब अंग्रेजों ने 1864 में 1864 में सेंट्रल प्रोविंस के तहत निमाड़ जिले का गठन किया था, तो इसका मुख्यालय मंडलेश्वर से खंडवा स्थानांतरित कर दिया था और जिले के 2 प्रशासनिक इसमें उप विभाग कर दिए थे। 2 एडमिनिस्ट्रेटिव सब डिवीजन बना दिए थे और वो सब डिवीजन थे खंडवा और सनावद। तो ये ध्यान रखना है। सेंट्रल प्रोविंस के तहत 1864 में ब्रिटिशर्स ने निमाड़ जिले का गठन किया था और इसका मुख्यालय मंडलेश्वर से खंडवा ट्रांसफर कर दिया गया था, स्थानांतरित कर दिया था। और इसमें इसको स्प्लिट किया था 2 एडमिनिस्ट्रेटिव सब डिविजन्स में, खंडवा और सनावद। डी इसका करेक्ट आंसर आएगा। यहाँ पे आपको फुल लेंथ टेस्ट भी मिलते हैं, इसमें पूरा सिलेबस सभी यूनिट कवर होती है और यूनिट वाइज टेस्ट भी मिलते हैं आपको। द बोधी सिंह गोंड रिबेलियन अगेंस्ट ब्रिटिश रूल इन 1842 टुक प्लेस इन विच रीजन ऑफ मध्य प्रदेश? 1842 में ब्रिटिश शासन के खिलाफ बोधी सिंह गोंड का विद्रोह मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में हुआ था? 1842 में बुंदेला विद्रोह के टाइम पे देवरी क्षेत्र था। देवरी क्षेत्र, उस टाइम जो देवरी क्षेत्र था, अभी प्रेजेंट में कौन सा है? नरसिंहपुर और जो सागर बॉर्डर है, सागर सीमा, उसको देवरी क्षेत्र कहा जाता था। वहां के एक स्थानीय जनजातीय प्रमुख थे बोधी सिंह गोंड। इन्होंने ब्रिटिश भू राजस्व के खिलाफ विद्रोह कर दिया था और ब्रिटिश चौकियों को इन्होंने लूट लिया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा बी, नरसिंहपुर। तो ये ध्यान रखना है, नरसिंहपुर ऑप्शन में नहीं हो तो ये देवरी, नरसिंहपुर सागर बॉर्डर या फिर देवरी क्षेत्र। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले में उसकी कुल जनसंख्या की तुलना में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत सबसे कम है? शेड्यूल्ड ट्राइब का प्रतिशत एज पर सेंसस 2011 मध्य प्रदेश के किस जिले में उसकी जो टोटल पॉपुलेशन है उसकी कंपैरिजन में एसटी का पॉपुलेशन सबसे कम है? ये भिंड जिले में है। भिंड जिले में जो अनुसूचित जनजाति है, इसका जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम है, जो इसकी कुल जनसंख्या का मात्र 0.4% है, 0.4%। ये फुल लेंथ टेस्ट है, इसमें पूरा सिलेबस कवर किया गया है आपका। SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम आपको अभी रिसेंटली ये पढ़ाया भी गया है पूरा अच्छे से और चैनल पे वीडियोज अवेलेबल है। SC/ST और एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, ये सब अभी करवाया है रिसेंटली। SC/ST एक्ट अधिनियम 1989 की धारा 10 के तहत अपराध की आशंका पैदा करने वाले व्यक्ति को अधिकतम कितनी अवधि के लिए उस क्षेत्र से हटाया जा सकता है, उसको तड़ीपार किया जा सकता है? SC/ST एक्ट अधिनियम है 1989 का, जिसके तहत अगर कोई आशंका है कि ये व्यक्ति अपराध कर सकता है तो उसको तड़ीपार कर दिया जाता है उस क्षेत्र से, उस एरिया से। और ये धारा 10 के तहत किया जाता है। इसका जो सेक्शन 10 है उसके तहत किया जाता है। विशेष न्यायालय जो स्पेशल कोर्ट है वो किसी व्यक्ति को अधिकतम 2 साल के लिए उस क्षेत्र की सीमाओं से बाहर जाने का निर्देश
दे सकता है, मैक्सिमम 2 ईयर्स। छिंदवाड़ा जिले में एक छिपा हुआ इको टूरिज्म स्थल कुकर खापा जलप्रपात किस नदी बेसिन पर बनता है? छिंदवाड़ा में है ये कुकर खापा वाटरफॉल, छिंदवाड़ा जिले में। ये कन्हान नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है उस पे स्थित है, कन्हान रिवर, ये ध्यान रखना है। और ये जो एरिया है सतपुड़ा रेंज के चट्टानी इलाकों से घिरा हुआ है। कुकर खापा वाटरफॉल, कन्हान रिवर, छिंदवाड़ा। मध्य प्रदेश का तेजी से विस्तारित हो रहा प्रतापपुरा औद्योगिक क्षेत्र किस जिले में स्थित है? ये अभी नया तेजी से इसका विकास हो रहा है, तेजी से डेवलप हो रहा है, नया इंडस्ट्रियल क्षेत्र है, औद्योगिक विकास केंद्र प्रतापपुरा है। मूल रूप से ये टीकमगढ़ जिले का एक मुख्य औद्योगिक विकास केंद्र था, लेकिन जब विभाजन हुआ 2018 में टीकमगढ़ से निमाड़ी बना है, तो अब ये निमाड़ी जिले के अंतर्गत आता है। प्रतापपुरा पहले टीकमगढ़, अब ये निमाड़ी में आता है, निवाड़ी में। ये काफी चर्चा में है, ध्यान रखना हमें। मध्य प्रदेश की चुहिया पहाड़ियों में किस विशिष्ट औद्योगिक ग्रिड खनिज के लिए बड़े पैमाने पर खनन किया जाता है? मध्य प्रदेश की चुहिया पहाड़ियां, ये रीवा सीधी जो जिले हैं उनकी सीमा पे स्थित है चुहिया पहाड़ियां। और जो स्टील मेल्टिंग शॉप है, स्टील मेल्टिंग जो जिसे एसएमएस ग्रेड भी कहा जाता है, चूना पत्थर के भंडार के लिए काफी प्रसिद्ध है ये, और जिसका उपयोग सीमेंट वगैरह या स्टील कारखानों में बड़े तौर पे किया, बड़े पैमाने पे किया जाता है। तो ये इसमें किस चीज का खनन किया जाता है? लाइमस्टोन, चूना पत्थर का, रीवा और सीधी में। भारत वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत के कुल वन क्षेत्र में मध्य प्रदेश का कितना प्रतिशत योगदान है? इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, ये बात कर रहे हैं हम 2023 की, जो 25 में आई है रिपोर्ट। और जो अब जो रिपोर्ट आएगी इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, भारत वन स्थिति रिपोर्ट, ये 2025 की आएगी, जो 2027 में आएगी, दिसंबर 2026 या 2027 में आएगी। तो अभी जो डेटा है 2023 की रिपोर्ट है, उसका नाम 2023 है, लेकिन वो 25 में आई, तो लेटेस्ट वही है। उसी के अकॉर्डिंग भारत के कुल वन क्षेत्र में मध्य प्रदेश का कितना प्रतिशत योगदान है, ये पूछा है हमसे। देखिए, भारत के कुल वन क्षेत्र में जो मध्य प्रदेश का कंट्रीब्यूशन है वो 10.77% है। मध्य प्रदेश में टोटल क्षेत्रफल के मामले में देश का सबसे बड़ा राज्य है ये। पूर्ण क्षेत्रफल के मामले में वन क्षेत्र की बात कर रहे हैं हम, 77,073 स्क्वायर किलोमीटर यहाँ पे वन क्षेत्र है, फॉरेस्ट एरिया है। और इसमें मध्य प्रदेश की हिस्सेदारी 10.77% है टोटल भारत का जो एरिया है। मध्य प्रदेश की खुद की बात करें तो मध्य प्रदेश में जो मध्य प्रदेश का टोटल एरिया है उसका कितना परसेंट है? ये जो 10.77 है, ये तो भारत के कुल वन क्षेत्र में मध्य प्रदेश का कंट्रीब्यूशन है जो सबसे ज्यादा है। लेकिन मध्य प्रदेश का जो खुद का संपूर्ण एक भौगोलिक भूमि क्षेत्र है, उसका लगभग मध्य प्रदेश में 25% फॉरेस्ट कवर है, 25%। आप अगर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपकी कोई राय है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ से ये कोर्स ज्वाइन करने के लिए, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए वेबसाइट विजिट कर लीजिएगा। नीति आयोग की राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार जो डिस्कॉम के प्रदर्शन, स्वच्छ ऊर्जा पहल और पर्यावरणीय स्थिरता जैसे मापदंडों पर राज्य का मूल्यांकन करती है। हमसे क्या पूछा है? नीति आयोग की एक रिपोर्ट है, और वो रिपोर्ट किसके बारे में है? रिपोर्ट है राज्य की ऊर्जा, एनर्जी और जो जलवायु सूचकांक है, क्लाइमेट इंडेक्स, ये रिपोर्ट है। अब इसमें एनर्जी है तो डिस्कॉम का नाम आएगा ही, क्योंकि जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, सबसे पहले क्या होता है? एनर्जी जनरेट होती है, जनरेशन बोलते हैं उसको। उसके बाद में ट्रांसमिशन होता है उसका, जैसे 11 kV पे एनर्जी जनरेट होती है तो फिर उसका ट्रांसमिशन होता है 220 kV की लाइंस के थ्रू, 132 kV की लाइंस के थ्रू, या 400 kV की लाइंस के थ्रू। कई जगह पावर ग्रिड की 765 kV की लाइंस हैं, तो इनके थ्रू फिर ये 11 kV पे जो जनरेशन होता है वहां से ये इन लाइनों में ट्रांसफर किया जाता है, ट्रांसमिशन सिस्टम कहते हैं। और फिर ट्रांसमिशन सिस्टम से ये जो 33 kV की लाइन है, 11 kV की लाइन है, यहां से फिर डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और फिर ये इन 33 kV 11 kV की लाइन से फिर हमारे घरों में
सप्लाई आती है। ये है पूरा सिस्टम। तो हमसे पूछा है डिस्कॉम का, तो ज्यादा लॉस होता है वो डिस्कॉम में ही होता है। इसके प्रदर्शन, स्वच्छ ऊर्जा पहल और पर्यावरणीय स्थिरता जैसे मापदंडों पर राज्यों का मूल्यांकन करती है ये रिपोर्ट। इसमें मध्य प्रदेश को किस श्रेणी के तहत वर्गीकृत किया गया है, ये हमसे पूछा है। देखिए, ये जो रिपोर्ट है इसके तहत राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। एक होता है फ्रंट रनर, एक कैटेगरी होती है फ्रंट रनर की, दूसरी कैटेगरी होती है इसमें अचीवर्स की, और तीसरी कैटेगरी होती है एस्पिरेंट्स की। ये 3 कैटेगरी में डिवाइड करती है ये जो रिपोर्ट है। और जो बिजली वितरण कंपनियां है, डिस्कॉम है, उनका प्रदर्शन और ऊर्जा दक्षता मैट्रिक्स में इसमें चुनौतियों की वजह से मध्य प्रदेश को झारखंड और छत्तीसगढ़ के साथ साथ राष्ट्रीय औसत से कम स्कोर मिला है। और सबसे निचले स्तर पे यानी तीसरे नंबर पे क्या है, एस्पिरेंट्स, इसमें रखा गया है। तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड ये एस्पिरेंट्स, आकांक्षी की श्रेणी में है। इसमें परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है। मध्य प्रदेश की भील जनजाति के सामाजिक सांस्कृतिक जीवन में कु शब्द क्या दर्शाता है? मध्य प्रदेश में जो भील बोली है, संस्कृति है, इसमें परिवार में रहने वाले घर या मकान को कहा जाता है कु। किसे? रेजिडेंशियल हाउस, रहने का घर, मकान, इनको कहा जाता है कु। जबकि इन घरों के समूह है, जो पूरे घर है उनका ग्रुप मतलब पूरा मोहल्ला, उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है फाल्या। जो पूरा ग्रुप होता है, समूह होता है, मोहल्ला होता है, उसको फाल्या कहा जाता है। और जो रहने का घर होता है उसको कु कहा जाता है। मध्य प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के अनुसार किस खाद्यान्न फसल ने तिलहन को चुनौती देने के लिए एक व्यापक विस्तार दर्ज किया है और राज्य में उत्पादन मात्रा के मामले में एक प्रमुख स्थान रखती है? अभी जो लेटेस्ट है इकोनॉमिक सर्वे वो 25-26 का है, और जो बजट है वो 2026-27 का है, ये लेटेस्ट है। और यहीं से क्वेश्चन आएंगे। अब हमसे पूछा है कि कौन सी खाद्यान्न फसल है जिस मध्य प्रदेश पूरे देश में तिलहन के मामले में पहले नंबर पे है। दलहन, तिलहन, इसमें तिलहन में मध्य प्रदेश पहले नंबर पे है। इस बार जो कुल फसल क्षेत्र का जो इसमें उत्पादन हुआ है गेहूं का, वो 23.7% हुआ है कुल फसल क्षेत्र का। और सोयाबीन की बात करें तो सोयाबीन का 25.4% रहा है। और गेहूं में अब मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पे आ गया है देश में। तो ये गेहूं इसका करेक्ट आंसर है। गेहूं के उत्पादन में काफी बढ़ोतरी हुई है मध्य प्रदेश, ए इसका करेक्ट आंसर है। एक ऐसी तकनीक जो कंप्यूटर और मशीनों को मानव बुद्धि का अनुकरण करने की अनुमति देती है, वो कौन सी टेक्नोलॉजी है जो कंप्यूटर और जो मशीन है उनको मानव बुद्धि का अनुसरण करने की अनुमति देती है, जिससे वे बिना किसी स्पष्ट प्रोग्रामिंग के समस्याओं को हल करने और निर्णय लेने में सक्षम होते हैं? उसे क्या कहा जाता है? एक टेक्निक है, उसका पूछा है। तो ये सिंपल सा क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक काफी वाइड, काफी व्यापक क्षेत्र है जो मानव संज्ञानात्मक कार्यों का अनुकरण करता है, जबकि जो मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग है इसी के अंतर्गत इसके सबसेट है। मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग इसी के ही सबसेट है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सी इसका करेक्ट आंसर आएगा। 1938 में रियासती शासन के खिलाफ व्यापक जन जागृति के दौरान किसकी अध्यक्षता नेतृत्व में भोपाल राज्य प्रजामंडल की स्थापना की गई थी? कब? 1938 में भोपाल राज्य प्रजामंडल की स्थापना किसकी अध्यक्षता या नेतृत्व में की गई थी? देखिए, नवाब के अधीन उत्तरदायी सरकार की मांग उठी थी। जब नवाब थे भोपाल का तो उसके खिलाफ एक उत्तरदायी सरकार की मांग उठी थी 1938 में, और फिर भोपाल राज्य प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। और इसके पहले अध्यक्ष बने थे मास्टर लाल सिंह। मास्टर लाल सिंह पहले अध्यक्ष, और चतुर नारायण मालवीय को सचिव नियुक्त किया गया था। चतुर नारायण मालवीय ये इसके सेक्रेटरी थे। तो ये दोनों ध्यान रखना है आपको। भोपाल राज्य प्रजामंडल 1938, मास्टर लाल सिंह ये अध्यक्ष बने थे और चतुर नारायण मालवीय सचिव थे, सचिव नियुक्त किया गया था। निम्नलिखित में से किसने मध्य प्रदेश राज्य वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष के रूप में कार्य किया है? स्टेट फाइनेंस कमीशन के पहले अध्यक्ष के रूप में मध्य प्रदेश
प्रथम राज्य वित्त आयोग का गठन 1994 में किया गया था और सवाई सिंह सिसोदिया को इसका पहला अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। किसे? श्री सवाई सिंह सिसोदिया को। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा विशेष रूप से भूमि अभिलेखों और नामांतरण के कंप्यूटरीकरण के लिए कौन सी ई गवर्नेंस पहल शुरू की गई थी? मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने जो लैंड रिकॉर्ड है इसका नामांतरण और कंप्यूटरीकरण के लिए एक ई गवर्नेंस पहल शुरू की है और वो है भू नक्शा। क्या है? भू नक्शा। बी इसका करेक्ट आंसर है। इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेज हैं। यहाँ आपको ऑप्शन थोड़े इजी दिख रहे होंगे लेकिन एग्जाम में ऑप्शन टफ बनाए जा सकते हैं। मध्य प्रदेश में ज्ञानदूत और लोकमित्र जो नागरिक सेवाओं के लिए चलाई जाती है, ज्ञानदूत और लोकमित्र, जबकि जो भू अभिलेख है ये पूरी तरह से एक वेब आधारित है, भूमि रिकॉर्ड मैनेजमेंट, ये ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश का कौन सा जनजातीय समुदाय यह गहरी आध्यात्मिक मान्यता रखता है कि धरती पर हल चलाना पाप है क्योंकि इससे धरती मां की छाती फटती है? देखिए, ये बैगा जनजाति पारंपरिक रूप से क्या करते हैं? शिफ्टिंग कल्टीवेशन। बैगा जनजाति है ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन मतलब झूम खेती, जिसे बेवर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बेवर। शिफ्टिंग कल्टीवेशन, झूम खेती, बेवर। एंड ये स्ट्रिक्टली अवॉइड करते हैं यूजिंग जो आयरन प्लग वगैरह है सोइल पे, और बिकॉज दे बिलीविंग इट कॉज पेन द मदर अर्थ। तो ये जो झूम खेती करते हैं वो मिट्टी पे लोहे के हल का उपयोग करने से बचते हैं क्योंकि इनका मानना है कि इससे कष्ट होता है। दे आर ट्रू नेचर लवर। भारतीय संसद द्वारा किस वर्ष राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम पारित किया गया था? राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम ये 1990 में पारित किया गया था, जबकि इस अधिनियम के तहत आयोग की जो औपचारिक स्थापना हुई थी वो जनवरी 1992 में हुई थी। तो इसकी स्थापना जो औपचारिक जनवरी 1992 में, लेकिन पार्लियामेंट से इसको 1990 में ही पारित कर दिया गया था। नीति आयोग के राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले ने गरीब आबादी के प्रतिशत में सबसे तीव्र गिरावट दर्ज की है? मतलब जो मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी इंडेक्स है, और ये कौन जारी करता है मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी इंडेक्स? नीति आयोग जारी करता है। तो नीति आयोग का जो मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी इंडेक्स है, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक, इसके अकॉर्डिंग मध्य प्रदेश का कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, कौन सा जिला है जिसमें गरीबी बहुत तेजी से कम हो रही है? तो ये है अलीराजपुर। अलीराजपुर ने ऐतिहासिक रूप से यहाँ पे काफी गरीबी थी, लेकिन अब नीति आयोग की जो रिपोर्ट आई उनसे पता चला है कि इसने गरीबी अनुपात को सबसे अधिक प्रतिशत अंकों के कम करके मध्य प्रदेश में तेजी से सुधार हुआ है। भारत की पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? भारत की पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? ये वीएस रमा देवी थी। वीएस रमा देवी। और भारत के 9वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में काम किया था इन्होंने, और इस पद को संभालने वाली एकमात्र महिला बनी, अब तक की एकमात्र महिला वीएस रमा देवी, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर रही है। अभी ये चर्चा में था इसीलिए क्वेश्चन करवाया है आपको। ऐतिहासिक लाखेरी का युद्ध महादजी सिंधिया की सेना और निम्नलिखित में से किस मराठा शासक के बीच लड़ा गया था? ये बैटल ऑफ लाखेरी का क्वेश्चन पूछा है। लाखेरी का युद्ध कब हुआ है? 1793 में। किस किस के बीच? महादजी सिंधिया की सेना थी जिसको डी बोइंगग्रे ये लीड कर रहे थे, और दूसरी थी मराठा, तो इनके बीच में हुआ था। ये इसका जो करेक्ट आंसर आएगा तुकोजीराव होलकर। लाखेरी का युद्ध सितंबर 1793 में हुआ था, जहां महादजी सिंधिया की जो सेना थी उसने राजपूताना जो क्षेत्र था उसमें विवादों को लेकर तुकोजीराव होलकर की सेना को निर्णायक रूप से हराया था।
ऐतिहासिक काकराना घाट जो नर्मदा परिक्रमा के दौरान एक महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण क्रॉसिंग पॉइंट है, मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? बात हो रही है काकराना घाट की। जब नर्मदा परिक्रमा करते हैं तो उस टाइम पे एक चुनौतीपूर्ण क्रॉसिंग पॉइंट आता है, घाट मध्य प्रदेश के ये किस जिले में है? देखिए, ये नर्मदा परिक्रमा की जो तीर्थ यात्री हैं, सरदार सरोवर बांध का जो बैक वाटर है उसको पार करके जब सूलपानी अभ्यारण्य की ओर जाते हैं, नर्मदा परिक्रमा में जब सरदार सरोवर बांध का जो बैक वाटर है उसको पार करते हैं, फिर सूलपानी अभ्यारण्य क्षेत्र की ओर निकलते हैं, तो वहां पे नावों में सवार होते हैं और ये अलीराजपुर जिले में स्थित है काकराना घाट। अभी रिसेंटली एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ था नाव का, तो वहां से इस तरीके के क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। काफी लोगों की बच्चे उसमें जान गई थी, तो ये पूछा जा सकता है हमसे। आधुनिक एआई हार्डवेयर आर्किटेक्चर में FPGAs के साथ ASIC चिप्स का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। ASIC का पूर्ण रूप क्या है? एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट। एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट बी इसका करेक्ट आंसर है। इनका एक्चुअली क्या है कि इनको जब इनको मैन्युफैक्चर किया जाता है उसके बाद इनको फिर से पुनः रिप्रोग्राम किया जा सकता है, ये इनकी खासियत है। संजय गांधी थर्मल पावर स्टेशन बीरसिंहपुर को मुख्य रूप से किस विशिष्ट कोयला क्षेत्र से कोयले की आपूर्ति प्राप्त होती है? संजय गांधी थर्मल पावर स्टेशन को जो प्राथमिक कोयला आपूर्ति है वो साउथ ईस्ट कोल फील्ड लिमिटेड है, उसके द्वारा संचालित है। जोहिला कोयला क्षेत्र, वहां से इसको प्राप्त होता है, जोहिला कोल फील्ड। ये उमरिया जिले में है संजय गांधी थर्मल पावर स्टेशन, उमरिया है ना, और इसको जोहिला कोयला क्षेत्र से आपूर्ति मिलती है। गढ़मंडला के प्रसिद्ध गौड़ शासक राजा दलपत शाह को साहित्य को संरक्षण देने के लिए जाना जाता है। बात हो रही है गढ़मंडला के शासक, गौड़ शासक राजा दलपत शाह, इनको साहित्य को संरक्षण देने के लिए जाना जाता है। उनके संरक्षण में किस प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान ने नरपति जयाचार्य टीका ग्रंथ की रचना की थी? बात हो रही है राजा दलपत शाह, और इनके संरक्षण में जो संस्कृत विद्वान थे उन्होंने रचना की थी नरपति जयाचार्य टीका इस ग्रंथ की। तो ये किसने की थी रचना, ये पूछा हमसे। दामोदर ठाकुर, ये राजा दलपत शाह, और जो रानी दुर्गावती के पति थे, राजा दलपत शाह कौन थे? रानी दुर्गावती के पति थे। इनके दरबार में एक प्रमुख विद्वान थे दामोदर ठाकुर, और उन्होंने इस राजवंश के सम्मान में नरपति जयाचार्य टीका और संग्राम शाही विवेक दीपिका इनकी रचना की थी। तो ध्यान रखना है, ये इस राजवंश के सम्मान में की थी, जो गौड़ शासक है इसके सम्मान में। पातालकोट की भारिया जनजाति की पारंपरिक सामुदायिक परिषद में उस व्यक्ति का आधिकारिक पदनाम क्या होता है जो गांव के मुखिया की सहायता करता है और संदेशों का प्रबंधन करता है? देखिए, भारिया जनजाति शासन व्यवस्था में जहां पटेल है, पटेल वो सर्वोच्च मुखिया होता है, पटेल वो मुखिया होता है, और भूमिका जो होता है, भूमिका ये धार्मिक कार्यों को देखता है। पटेल तो मुखिया होता है, और इसमें एक और होता है भूमिका। भूमिका वो क्या करता है? धार्मिक कार्यों को देखता है। वहीं जो कोटदार है, कोटवार, ये कोटवार परिषद के लिए प्रशासनिक सहायक और संदेशवाहक के रूप में काम करता है। तो कोटवार इसका करेक्ट आंसर आएगा। अगर हमसे पूछा जाए सर्वोच्च कौन होता है इसमें, तो मुखिया जो होता है, पटेल बोलते हैं उसको, और धार्मिक कामों की देखरेख कौन करता है? भूमिका, और ये संदेशवाहक या प्रशासनिक सहायक कोटवार। खजुराहो के प्रसिद्ध वामन मंदिर का निर्माण किस चंदेल शासक ने करवाया था, जो अपने अनूठे स्थापत्य संरेखण और मुख्य दीवारों पर कामुक दृश्यों की अनुपस्थिति के लिए जाना जाता है? ज्यादातर जो स्थापत्य कला के मिलेंगे वहां इस तरह की चीजें कई जगह देखने को मिलेंगी, लेकिन यहाँ पे नहीं है। खजुराहो में जो वामन मंदिर है इसका निर्माण किस चंदेल शासक ने करवाया था, ये पूछा है हमसे। ये भगवान विष्णु का ही अवतार है वामन, और इसी को समर्पित वामन मंदिर का निर्माण चंदेल राजवंश के दौरान राजा धंग का जो शासनकाल था उसमें हुआ था, राजा धंग के शासनकाल में। खजुराहो का जो पूर्वी विस्तार है वो इन्हीं के टाइम पे हुआ था।
मध्य प्रदेश में सूरजमुखी की व्यावसायिक खेती की योजनाबद्ध शुरुआत 1970 के दशक में सबसे पहले किस जिले में की गई थी? देखिए, जैसे सूरजमुखी है, इसमें प्रारंभिक जो केंद्रीय फसल इसका विविधीकरण है, इसके तहत निमाड़ में फैलने से पहले उच्च उपज वाली सूरजमुखी है। इसके बीजों की किस्मों को पेश करने के लिए जो पहले होशंगाबाद हुआ करता था, अभी नर्मदापुरम, इसके गहरा जो जलोढ़ मैदान है उसको एक प्राइमरी प्लेस, प्राथमिक स्थल के रूप में चुना गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा सूरजमुखी का नर्मदापुरम, जो पहले होशंगाबाद हुआ करता था। सुरक्षित वेब आर्किटेक्चर में क्लाइंट और सर्वर के बीच संचार को एनक्रिप्ट करने के लिए कौन सा विशिष्ट क्रिप्टोग्राफिक प्रोटोकॉल सीधे HTTPS के नीचे काम करता है? सुरक्षित वेब आर्किटेक्चर है, उसमें क्लाइंट और सर्वर के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है उसको गुप्त रखा जाए, इसके लिए कौन सा एक क्रिप्टोग्राफिक प्रोटोकॉल जो HTTPS के नीचे काम करता है? हाइपर ट्रांसफर। ये जो प्रोटोकॉल है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसमें S का मतलब होता है ये सिक्योरिटी से। आप कोई वेबसाइट ओपन करते हैं तो उसमें जरूर देख लीजिएगा कि HTTP है या HTTPS भी है। HTTPS है तो वो सेफ सिक्योर है आपका। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी कहा जाता है उसको, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। HTTPS मूल रूप से एक सुरक्षित कनेक्शन के ऊपर जो मानक है HTTP है उसी के ऊपर का है ये सुरक्षित S, और ये सुरक्षित कनेक्शन जो TLS है SSL का ये एक उत्तराधिकारी कह सकते हैं इसको, उसके तौर पे स्थापित किया जाता है इसको। उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश के उच्च वर्षा परिवर्तनशीलता क्षेत्र के भीतर कौन सा विशिष्ट पठारी उपक्षेत्र सबसे अनियमित, न्यूनतम और अप्रत्याशित मानसून वितरण का सामना करता है? विद इन द हाई रेनफॉल वेरिएबिलिटी जोन ऑफ नॉर्थ वेस्ट मध्य प्रदेश, विच स्पेसिफिक प्लेट्यू सब रीजन एक्सपीरियंसेस द मोस्ट एराटिक, लोवेस्ट एंड अनप्रेडिक्टेबल मानसून डिस्ट्रीब्यूशन? ये पूछा है हमसे। तो इसका मतलब ये है कि ये जो रीजन है ये इसको ना तो जो अरेबियन सी ब्रांच है मानसून की, मध्य प्रदेश में दो मानसून शाखाओं से बारिश होती है, एक तो अरब सागर और दूसरा बंगाल की खाड़ी। इसका मतलब है कि दोनों से ही इसको कम मिलता है, मतलब तो इसका ये है भिंड, मुरैना, ग्वालियर वाला जो क्षेत्र है ये दोनों ही मानसून शाखाओं से सबसे दूर है। जो सेंट्रल इंडिया प्लेट्यू है, मध्य भारत, ए इसका करेक्ट आंसर आएगा। जिसे ये क्या है कि दोनों जो मानसून शाखाएं हैं उससे दूर है, यहाँ की वर्षा काफी अस्थिर और अचानक सूखा जैसी चीजें हो जाती है। ए इसका करेक्ट आंसर है। MS-DOS ऑपरेटिंग सिस्टम जो आधुनिक विंडोज से पहले आया था किस प्रकार के प्राथमिक यूजर इंटरफेस पर निर्भर था? ये CLI कमांड लाइन इंटरफेस पे निर्भर था। जहां रीवा में सबसे अधिक पूर्ण ग्रामीण आबादी है, वहीं 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले में उसकी कुल जनसंख्या की तुलना में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है? डिंडोरी जिले में मध्य प्रदेश के ग्रामीण आबादी का अनुपात सबसे ज्यादा है। यहां लगभग डिंडोरी में 95% लोग यहां ग्रामीण आबादी है डिंडोरी में। कायथा मालवा संस्कृति का एक और महत्वपूर्ण ताम्र पाषाणकालीन स्थल है। कायथा के प्राथमिक पुरातात्विक उत्खनन का नेतृत्व किसने किया था? ये छोटी काली सिंध नदी के तट पे स्थित है कायथा, और इसका खोज और उत्खनन 1964 में किया गया था। जो प्रख्यात पुरातत्वविद है डॉक्टर VS वाकणकर, उनके नेतृत्व में किया गया था। ये ध्यान रखना है, कायथा छोटी काली सिंध नदी के तट पे स्थित। ऐतिहासिक काली भीत की पहाड़ियां जो एक महत्वपूर्ण वन्यजीव गलियारे और भौगोलिक उच्चावच विशेषता के रूप में कार्य करती है, सतपुड़ा श्रेणी के किस खंड के अंतर्गत ये स्थित है? देखिए, मेनली जो काली भीत की पहाड़ियां हैं ये बैतूल और खंडवा जिले में फैली हुई है। कहाँ पे? मेनली ये बैतूल और खंडवा जिले में फैली हुई है। और इनका जो है, जो सतपुड़ा का मध्य भाग है वहां पे है, और सतपुड़ा का जो मध्य भाग है वो कौन सा है? महादेव रेंज।
यहाँ पे सागौन के घने जंगल और एक स्लॉथ बियर है, उसके लिए भी ये जगह फेमस है, कालीवीत पहाड़ियां, स्लॉथ बियर। 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के माध्यम से जोड़े गए किस विशिष्ट अनुच्छेद में स्पष्ट रूप से पंचायतों की संरचना और उनके सदस्यों के चुनाव की विधि को परिभाषित किया गया? ये 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था पंचायत का, और इसमें जो उसके मेंबर हैं उनकी चुनाव की क्या विधि होगी उसको परिभाषित किया गया है। ये आर्टिकल 243C है। 243 जो बी है उसमें तो पंचायत का गठन है कि पंचायत का गठन होगा जो त्रिस्तरीय प्रणाली है, और आर्टिकल 243C उसमें सदस्यों का जो अध्यक्ष का प्रत्यक्ष चुनाव या उससे संबंधित नियम वगैरह वो उनकी डेफिनेशन है। नवनिर्मित संरचना वाले मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के पहले नियमित अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? ये हमसे पूछा है। मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का के पहले नियमित अध्यक्ष, रेगुलर चेयरमैन का पूछा है। ये इसका करेक्ट आंसर आएगा गौरीशंकर, श्री गौरीशंकर बिसेन। मध्य प्रदेश की किस उभरती हुई तैराकी सनसनी ने रीवा में आयोजित 54वीं राज्य एक्वाटिक चैंपियनशिप में 8 स्वर्ण पदक जीतकर एक ऐतिहासिक क्लीन स्वीप किया है? ये इस पे आपको 2-3 क्वेश्चन और देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये 8 स्वर्ण पदक एक और हैं उन्होंने भी जीते हैं, 6 स्वर्ण पदक जीते हैं एक प्लेयर ने, एक ने 5 जीते हैं, और यहां से क्वेश्चन आ सकता है। तो ध्यान रखना आपको, ये कहाँ हुआ है? 54वां राज्य एक्वाटिक चैंपियनशिप, ये अभी हाल ही में रीवा में हुआ है, और इसमें तैराकी में भोपाल की तरफ से तैराकी में 8 गोल्ड मेडल जीते हैं अन्वी खंडूरी ने। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा स्थापित प्रतिष्ठित रानी दुर्गावती राष्ट्रीय सम्मान किस विशिष्ट क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है? रानी दुर्गावती सम्मान है, ये ट्राइबल आर्ट, कल्चर, सोशल सर्विस इसमें दिया जाता है। ट्राइबल आर्ट, कल्चर, जनजातीय कला संस्कृति और समाज सेवा में के लिए रानी दुर्गावती राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आने के पूरे चांस है। ब्रिक्स का सम्मेलन इस बार भारत में हो रहा है, तो आप मान के चलिए यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। करंट अफेयर्स ऑफ नेशनल इंटरनेशनल मध्य प्रदेश सभी को हम करवा रहे हैं। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत मध्य प्रदेश के किस शहर को प्रतिष्ठित ब्रिक्स कृषि मंत्रियों के सम्मेलन की मेजबानी के लिए चुना गया है? अलग अलग सम्मेलन हो रहे हैं, जैसे ब्रिक्स का एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स का कॉन्फ्रेंस हुआ है मध्य प्रदेश में, इसी तरीके से दूसरे जो सम्मेलन है वो किसी और स्टेट में हुआ है, और वो इनमें से पहले भी क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम में, आगे भी पूछे जाएंगे। तो ये जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स का कॉन्फ्रेंस हुआ है 2026 में, ये 5 दिन का था ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक, और इसकी अध्यक्षता की थी शिवराज सिंह चौहान जी ने, और 21 देशों के प्रतिनिधि थे इसमें, और ये इंदौर में हुआ था। पारंपरिक अनुष्ठानिक भित्ति चित्रकला जिसे छित्रा या नौरता के रूप में जाना जाता है, त्योहारों के दौरान मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के किस जनजातीय क्षेत्रीय समुदाय द्वारा दीवारों पर बनाए जाते? हमसे पूछा है जो एक पारंपरिक भित्ति चित्रकला है छित्रा या नौरता, ये कौन सा जनजातीय क्षेत्रीय समुदाय द्वारा दीवारों पे बनाई जाती है, ये पूछा है। तो ये बुंदेलखंड क्षेत्र में बनाई जाती है, और स्पेशली बुंदेलखंड का जो रूरल कम्युनिटीज है, बुंदेलखंड ग्रामीण समुदाय, उनके द्वारा। पिथौरा है, पिथौरा तो भील जनजाति से संबंधित है। वहीं नौरता और छित्रा नवरात्रि के टाइम पे देवताओं के स्वागत के लिए बुंदेलखंड क्षेत्र में जो समुदाय है वो भित्ति चित्रों का ये प्रतिनिधित्व करता है। मालवा में मराठा विस्तार के दौरान स्वतंत्र देवास सीनियर स्टेट की स्थापना का श्रेय किस ऐतिहासिक ये शासक को दिया जाता है? मालवा में जब मराठा विस्तार था उसके टाइम पे देवास सीनियर स्टेट है। 1728 में मराठा पेशवा ने पवार भाइयों को कुछ क्षेत्र सौंपे थे, और तुकाजीराव प्रथम ने देवास सीनियर मतलब जो बड़ी पाती कहा जाता था उसकी स्थापना की थी, जबकि उनके छोटे भाई जो थे जीवाजी राव, उन्होंने देवास जूनियर मतलब छोटी पाती की स्थापना की थी। तो हमसे पूछा है देवास सीनियर, सीनियर का जो करेक्ट आंसर आएगा बड़ी पाती मतलब तुकोजीराव प्रथम।
और अगर हमसे पूछा जाता है कि देवास जूनियर छोटी पाती, तो जीवाजी राव। आईने अकबरी ग्रंथ में अबुल फजल ने मांडू के किस सूक्ष्म क्षेत्र के प्रशासनिक घनत्व और कृषि समृद्धि की स्पष्ट रूप से प्रशंसा की है, जिसमें कहा है कि वहां उच्च गुणवत्ता वाले पान के पत्तों का उत्पादन होता था और नियमित रूप से मुगल शाही दरबार में भेजे जाते थे। आईने अकबरी में लिखा है अबुल फजल ने मांडू के बारे में कि यहाँ पे अच्छी गुणवत्ता के पान के पत्तों का उत्पादन होता था। तो ये जो लिखा है इसने मांडू का है, ये नालछा, मांडू में नालछा है, इसके बारे में लिखा है। यहाँ पे बावड़िया, सुखद जलवायु, विशिष्ट पान के बागान वगैरह हैं नालछा। संस्थानों के गठन और समृद्धि पर उनके प्रभाव पर अभूतपूर्व शोध के लिए वर्ष 2024 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? 2024 और 2025 दोनों को लेके चल रहे हैं अवार्ड्स वगैरह, क्योंकि जो पहले एग्जाम हुए उनमें देखने को मिला है कि पिछले 15 से 18 महीने का करंट अफेयर्स पूछ लिया जाता है, तो लगभग 2 साल हो जाता है। तो इसलिए हम 24 और 25 के जितने भी अवार्ड्स हैं वो लेके चल रहे हैं। और जैसे आपका जुलाई में एग्जाम है, जिनका जुलाई में एग्जाम है तो आप ये मई तक का करंट अफेयर्स पढ़ लीजिएगा, और जिनका अगस्त में है आप जून तक का करंट अफेयर्स पढ़ लीजिएगा। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा, इसका करेक्ट आंसर इसमें दिस वन बी। स्थापत्य, रक्षा तंत्र और रानी कमलापति के साथ अपने ऐतिहासिक जुड़ाव के लिए प्रसिद्ध ऐतिहासिक गिन्नौरगढ़ किला वर्तमान में किस जिले की एक अलग पहाड़ी पर स्थित है? गिन्नौरगढ़ किला एक अलग से पहाड़ी पे है, किस जिले में? देखिए करंट अफेयर्स के नोट्स हम भी प्रोवाइड करवा रहे हैं आपको, तो उसके लिए आप वेबसाइट विजिट कर लीजिएगा या इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। कोर्स ज्वाइन करने पे आपको सारे सिलेबस के नोट्स, ऑनलाइन प्रैक्टिस टेस्ट, उनका डिटेल सॉल्यूशन, पीडीओ, ये सब पीडीएफ वीडियो सब प्रोवाइड करवाते हैं। गिन्नौरगढ़ है तो ये गौंड शासक जो थे निजाम शाह, इनका मुख्यालय हुआ करता था। और भोपाल के इतिहास के लगभग निकटता से है इसका भोपाल से जुड़ाव, और ये सीहोर में है। डेलावाड़ी वन क्षेत्र है सीहोर में, डेलावाड़ी फॉरेस्ट एरिया वहां पे है। मध्य प्रदेश की हालिया किस विशिष्ट आर्द्रभूमि स्थल को सिरपुर वेटलैंड के नाम से रामसर साइट घोषित किया गया है? मध्य प्रदेश की सिरपुर वेटलैंड है, इसको रामसर साइट घोषित किया गया है, इसका पूछा है। देखिए इंदौर के 2 महत्वपूर्ण रामसर स्थल हैं इंदौर में, सिरपुर वेटलैंड और यशवंत सागर, जिन्हें अंतरराष्ट्रीय मान्यता दी है, रामसर वेटलैंड डिक्लेयर किया है इंदौर में। तो सिरपुर वेटलैंड और यशवंत सागर दोनों इंदौर में है। 1942 का प्रसिद्ध चिचली सत्याग्रह, जहां स्वतंत्रता सेनानी मनशाराम और गोरा देवी ने ब्रिटिश सेना के खिलाफ लड़ते हुए अपने प्राणों की आहुति दी थी, मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? चिचली सत्याग्रह कहां हुआ था? मध्य प्रदेश में, ये पूछा है हमसे। जब 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हुआ था, क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, उसी टाइम पे नरसिंहपुर जिले का जो गांव है चिचली गांव, यहां पे स्थानीय प्रतिरोध हुआ था और एक बड़ा सेंटर बन गया था ब्रिटिशर्स के खिलाफ विरोध का। और यहाँ पे ब्रिटिश पुलिस जो उस टाइम थी उसने फायरिंग की थी और काफी ग्रामीण इसमें शहीद हुए थे। तो ये है नरसिंहपुर, इसका जो करेक्ट आंसर आएगा बी, नरसिंहपुर। घोघरा माता मंदिर, जिसमें एक अनूठा प्रागैतिहासिक रॉक शेल्टर मंदिर है जो बैगा और गोंड जनजातियों की स्थानीय पूजा का एक प्रमुख स्थल है, किस जिले में स्थित है? हमसे पूछा है घोघरा माता मंदिर किस जिले में स्थित है, किस चीज के लिए फेमस है? बैगा और गोंड जनजातियां यहाँ पे उनका स्थानीय पूजा का एक प्रमुख स्थल है और हिस्टोरिकल मंदिर है ये। घोघरा माता मंदिर सीधी जिले में है। और पूछा जाए किस नदी के किनारे है, तो ये सोन रिवर, सोन नदी के किनारे है, सीधी जिले में।
मध्य प्रदेश विधानसभा की प्रक्रिया के नियमों के तहत मंत्री परिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को अध्यक्ष द्वारा स्वीकार किए जाने से पहले उसके समर्थन के लिए सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए। मध्य प्रदेश विधानसभा की जो नियम प्रक्रिया है उसके अगर मंत्री परिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है तो अध्यक्ष द्वारा स्वीकार करने से पहले उसका जो प्रस्ताव लाया है उसका समर्थन कम से कम इतने लोग तो करे ताकि वो अध्यक्ष उस प्रस्ताव को स्वीकार करे। तो मध्य प्रदेश विधानसभा में टोटल कितने नंबर हैं? देखिए इसमें होता है क्या कि एक इतने होने चाहिए लोकसभा में भी और किसी राज्य की विधानसभा में भी। मध्य प्रदेश में टोटल 230 हैं तो 1/10 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ होना चाहिए। कोई भी अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं उस पे इतने मेंबर्स के साइन होने चाहिए। वैश्विक नवाचार सूचकांक में किस देश ने वैश्विक स्तर पर पहली रैंक हासिल की है? तो ये स्विट्जरलैंड की आई है इसमें ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में, और स्वीडन के बाद अमेरिका है दूसरे नंबर। साइबर सुरक्षा में एक ऐसा हमला जहां हमलावर दो संचार करने वाली संस्थाओं के बीच खुद को स्थापित करता है ताकि उसकी जानकारी के बिना गुप्त रूप से संचार को बाधित और परिवर्तित किया जा सके, उसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं MITM, मैन इन द मिडल। हमलावर हैकर को पहचान बदलता है, गोपनीय डेटा जैसे पासवर्ड वगैरह ये पढ़ता है और ये इसको पेलोड वगैरह की अनुमति दे देता है। दुर्भाग्यपूर्ण है ये। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा ये। मध्य प्रदेश सरकार ने मई 2026 में इंदौर में एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने के लिए किस बड़े मेगा इवेंट के प्रबंधन के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करने के लिए गूगल के साथ एक रणनीतिक साझेदारी पर हस्ताक्षर किया? रिसेंटली मई 2026 में इंदौर में हुआ है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। तो हमसे पूछा जाए अभी हाल ही में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इंदौर में हुआ है, अब कौन सा बड़ा मेगा इवेंट होगा उसके लिए AI का उपयोग करने के लिए गूगल के साथ में इन्होंने ये रणनीतिक MOU जिसे बोलते हैं साझेदारी पे हस्ताक्षर किए हैं। तो ये है सिंहस्थ कुंभ 2028, सिंहस्थ कुंभ 2028 जिसका उज्जैन में आयोजन होना है। इसके मतलब इसमें क्या रहेगा, भीड़ को मैनेज करने के लिए किया एक्चुअल में। तो ये इसमें 10,000 से ज्यादा AI डेवलपर्स को ट्रेनिंग मिलेगी और ये सब स्मूथ चले इसके लिए किया है। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।